हाँ, तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट हम कंप्यूट कर रहे थे, इंटरेस्ट कितना हो रहा है जरा बताओ ना इधर। 40 लाख इंटू 40 लाख इंटू 8% पर एनम इंटू कितने मंथ, जून से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं जल्दी बोलो। 10 अप्रैल में तो 2,66,666. इंटरेस्ट कितना होता है 40 लाख इंटू 8% So 2,66,666. इंटू 10 डिवाइड बाय 12 तो 2667 का। अब इसका डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगा ऐसा वो बता रहे हैं, तो इसका डिडक्शन तो पहले कौन से सेक्शन में मिलता है वो बता दो। हाउसिंग लोन का डिडक्शन पहले कौन से सेक्शन में मिलता है? 24 on the section. वहां पे मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 lakhs. तो यहाँ से 2 लाख निकाल दो, तो 2 लाख मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। बचा कितना, बैलेंस कितना है बोलो। 66,666. अभी नया 7. सेक्शन कौन सा आया है हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन देने वाला नया सेक्शन? 83. 80 EEA करके आया हुआ है, 80 EEA. EEA, लेकिन 80 EE में डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो देखो ना, वो क्या बता रहा है, वो लोन सैंक्शन है 1,000. जो लोन जो है 40 लाख रुपीज का, वो 80% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। तो क्या आप मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता सकते हो प्रॉपर्टी का कितना आएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैसे आएगा? 40 लाख डिवाइड बाय 80%, 32 lakh. कितना? 50 lakh. 50 lakh. 50 lakhs. कहाँ से कौन सा कैलसी यूज कर रहे हो तुम लोग? हाँ, 50 lakhs. तो 50 लाख आता है, जबकि कंडीशन क्या आता है याद आ रहा है? 80 EA का, ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको मैं। 80 EA हाउस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी मोर देन 50 lakhs या फिर लोन 35 lakhs के ऊपर रहेगा तो। चुप रहे, वो 80 EE का बता रहा है तू पागल। 80 अरे यार ये तू तेरा तो केमिकल लोचा सेक्शन का अभी से चालू हो गया रे, एग्जाम तक कैसे रिटर्न करेगा? 80 करूंगी ट्राई करूंगी। 80 अभी जो नया सेक्शन है वो इस साल का ये है ना, 80 EEA वाला। तो उसमें क्या वैल्यू कितना होना चाहिए घर का? लेस देन इक्वल टू 45 लाख होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, जबकि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख का आया हुआ है। तो 80 EE में एलिजिबल है कि नहीं है जल्दी बोलो। नहीं है. नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? किधर गया 9 वाले का आंसर क्या होगा? 2 लाख तक के देगा। EA तो वगैरह उसको तो मिल सिर्फ जाएंगे, 24 में. तो ये वाला ही सेक्शन डी वाला आंसर होगा, बरोबर। सिर्फ 2 लाख वाला। हाँ बरोबर. चलो, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डोनेटेड इन कैश क्लेमिंग डिडक्शन अंडर ATG बताओ। 2,000। 2000. 2000। चलो आगे चलता हूँ, ठीक है ना। अभी इसका आंसर आप मारा मारी नहीं मम्मी, मारा मारी नहीं मम्मी. हाँ, मारा मारी नहीं। अब मिस्टर अभिक, इंडिविजुअल जिसका एज 35 ईयर्स का है, मेड अ पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GIC एंड अप्रूव्ड स्कीम। प्रीमियम पेड ऑन हिज हेल्थ इज 20,000, स्पाउस हेल्थ 15,000। तो दोनों का मिला के 35,000 होता है, लेकिन ग्रुप 1 में मैक्सिमम डिडक्शन 25। 20. तो ग्रुप 1 का 25,000 हो गया। फिर आगे क्या बोलता है? ही पेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000 ऑन हिज फादर्स हेल्थ। If father is a 61 year of age and not dependent on him, जल्दी बताओ। 50,000। 50,000. तो टोटल डिडक्शन हम कितना दे देंगे इसको? 75,000. 70,000। 75,000 का दे देंगे, ठीक है ना। आगे चलता हूँ। मिस्टर चतुर्वेदी हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम 6,35,000 फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला तो क्या किया है? डिपॉजिटेड 50,000 इन अ टैक्सेबल डिपॉजिट इन द नेम ऑफ मेजर सन। अब बड़े बेटे के नाम पे उसने क्या किया? ATC में पैसे जमा किए, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट किसके नाम पे होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस तो मैंने बोला था कि खुद के नाम पे हो सकता है, वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, लेकिन फिक्स डिपॉजिट किसके नाम पे होना चाहिए इंसान का? जल्दी बोलो। ATC में डिडक्शन लेने के लिए फिक्स डिपॉजिट किसके नाम पे होना चाहिए?
लॉजिक लगाओ ना, फिक्स डिपॉजिट किसके नाम पे होना चाहिए? एसएससी के नाम पे होना चाहिए, इसलिए एलिजिबल नहीं है। मेजर सन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस चलता है, कहीं कहीं पे स्पेशली गवर्नमेंट ने दूसरे लोगों के नाम पे किया, वो भी अलाउ किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो इन्वेस्टमेंट होना होता है वो खुद के नाम पे होना होता है, तो ये एलिजिबल नहीं है किसी में। पे 25,000 टुवर्ड्स द प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज मैरिड डॉटर। डॉटर मैरिड होगी तभी भी चलेगा क्या? इंश्योरेंस पप्पा भर रहे हैं, चलता है? अब तुम लोग अनमैरिड हो, तुम लोग अपने घर में हो, पापा ने पॉलिसी तुम्हारे नाम पे लिया तो 20 साल के लिए लेंगे पॉलिसी, शादी होने के बाद यस भरना बंद कर देंगे। नहीं चालू रखेंगे ना। अब तो ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए बताओ? पापा को रिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए। एटीसी में मिल जाएगा। और पॉलिसी फर्स्ट मई 2012 को लिया हुआ है, मतलब आफ्टर 1/4/2012 लिया हुआ है, तो इसका जो लिमिट होता है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड होता है, 10%। तो वो 30,000 आता है, और उन्होंने पेमेंट तो 25,000 का ही भरा है, तो डिडक्शन मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूटेड 10,000 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, बताओ कौन सा सेक्शन और कितना परसेंट? 50% अनलिमिटेड। 100% अनलिमिटेड। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो 100% में आता है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड जो होता है वो 50% में आता है। तो जरा पढ़ने का नजरिया चेंज करो, अच्छे से पढ़ो सेक्शन। डोनेटेड 20,000 टू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए बोलो करेंगे तो कितना होता है? 100% डिडक्शन। 80GE में मिलता है 100% डिडक्शन। इसका 10,000 तो कंप्यूट करो ना, इनकम इनका 5,80,000 कैलसी पे ले लो, माइनस 25,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000। तो आंसर आना चाहिए 5,80,000 80,000, ठीक है ना? नेक्स्ट, द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नेपाल एज 42 years is for AY 2021 was 12 lakh rupees। 12 लाख रुपए इनका इनकम है। He made the following payment during the year। चलो ठीक है। LIC प्रीमियम पेड as on 1st March 2012। तो 1st March 2012 मतलब लिमिट कितना? 20%। 10। नहीं 20%। 20% ऑफ सम एश्योर्ड ना, तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड कितना होता है? 48,000। तो ये 25,000 ATC में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी ATC का ही है, ATC 50,000। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ये भी ATC का ही है, ठीक है ना? अभी तक ATC में टोटल कितना हुआ यहां से यहां तक? 25 प्लस 70 1,45,000 अवेलेबल है। यहाँ डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ATC में अभी तक मुझे मिला 1,45,000 का डिडक्शन। पेमेंट टू LIC पेंशन फंड 20,000 का। अब ATCC में कितना किया? 20,000। टोटल कितना होता है? 1,45,000 प्लस 20,000 1,65,000। लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा इनका? 1,50,000। 1,50,000 मिलेगा यहाँ तक का। कौन से सेक्शन में? ATCC CCE में मिलेगा, ठीक है ना? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, बताओ मैक्सिमम कितना? 25,000। 25 यहाँ पे, और फादर का 62 है, तो इसका कितना मैक्सिमम? 50,000। 50,000। तो जरा डिडक्शन कंप्यूट करो फिर। अभी तक 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 2,25,000। 2,25,000। हाँ, क्या बता रहा है? कंप्यूट एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 12 कितना होता है? 2,25,000 बराबर। बराबर। हाँ सर। तो ये ऐसे आपको मैंने ऊपर के कुछ सेक्शन बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए, अच्छा खासा हो गया अपना। अब मुझे ना कुछ आपके मॉड्यूल में से सेक्शन पढ़ाने, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया AT, IA, IB, IAC, IBA, ऐसे बहुत सारे सेक्शन और है, लेकिन हम सारे के सारे नहीं पढ़ते क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और फाइनल में आके पढ़ लो, कुछ बच जाएंगे तो ओके।
उसमें भी जो छोड़ने वाले सेक्शन है उसमें की भी एक दो सेक्शन मुझे बताने आप लोगों को जो आज की इंडस्ट्री को ज्यादा रिलेवेंट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। अभी जो मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ आपके मॉड्यूल पे है। पहली बात तो ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, सीए में इंटर के एक्सक्लूसिव सिलेबस में आता है। तो 411 पे है ये, ठीक है। 80 आईएससी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो हमने 54 जीबी किया था, याद आ रहा है, और आपको मैंने वो लिखने भी बोला था, उसका मैंने एक समरी ग्रुप पे भेज दिया था, याद आ रहा है आपको? हाँ 54 जीबी का एक समरी मैंने ग्रुप पे भेजा था, आपको बोला लिख लेना, एक पेज का था। वहां पे वर्ड यूज किया गया था स्टार्टअप, याद आ रहा है? तुम लोगों ने नहीं देखा नहीं ना ऐसे, मतलब कोई फॉरवर्ड करके डिलीट करके छोड़ दिया क्या उसको? नहीं सर, लिखना बाकी है, पता है कुछ तो भेजा है पर देखा नहीं है अभी तक। तो लिखो, जल्दी लिखो उसको, ठीक है ना। वो एलिजिबल स्टार्टअप का 54 जीबी में और 80 आईएससी में मीनिंग सेम है। इनफैक्ट 54 जीबी ने 80 आईएससी में से वो मीनिंग उठाया हुआ है। तो आप अगर एलिजिबल स्टार्टअप रहोगे तो बताओ गवर्नमेंट आपको इनकरेज करेगा कि डिस्करेज करेगा? आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो, एनकरेज करेगा। इनकरेज कैसे करते हैं हम? तो हमने क्या किया है, 100% डिडक्शन दे दिया आपके प्रॉफिट के ऊपर। बोला आपका जो जैसे अपना 10AA था ना, कि पहले 5 साल में आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना है, वो टैक्स नहीं एक्सपोर्ट। भरना पड़ेगा एक्सपोर्ट पे। हाँ, तो वैसा यहाँ पे उन्होंने 3 इयर्स का दिया हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशन देखो क्या क्या है। एलिजिबल स्टार्टअप मतलब कंपनी होनी चाहिए, पहली बात तो ये क्या होनी चाहिए, कंपनी। या क्या होना चाहिए, एलएलपी। तो कंपनी या एलएलपी, मतलब इंडिविजुअल को, प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन नहीं दिया गया है। और कौन से बिजनेस में होना चाहिए, एलिजिबल बिजनेस में। अब वो इनकॉर्पोरेट कब होनी चाहिए, 1/4/2016 से लेके 31 बिफोर 1/4/2021, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बिफोर 1/4/2021 मतलब 31 मार्च 2021 तक चल सकता है। तो ये सनराइज क्लॉज है और ये सनसेट क्लॉज है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। Okay, the total turnover of a business does not exceed 25 crore in any previous year। ये 5 साल होते हैं, 2016 से लेके 2021 तक 5 साल होते हैं। इन 5 सालों में उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये छोटू एसएससी होना चाहिए, छोटू स्टार्टअप होना चाहिए। यस। बहुत बड़ा स्टार्टअप होगा तो आपको डिडक्शन की क्या जरूरत, आप तो टैक्स भरो, ठीक है ना। इट होल्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम आईएमबीसी। आईएमबीसी, अपने आप को गाली दे रहा हूँ क्या मैं? नहीं, इंटर मिनिस्ट्रियल इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेशन, तो उसके यहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो स्टार्टअप होगा वो आप आउटडेटेड करोगे क्या, वड़ा पाव बेचोगे क्या? नो। नहीं, आप कुछ तो नया करोगे, ठीक है ना। एलिजिबल बिजनेस मींस बिजनेस कैरिड आउट बाय एलिजिबल स्टार्टअप एंगेज इन इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। तो 3 वर्ड उन्होंने यूज किए, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। तो या तो इनोवेट करो, मतलब जो प्रोडक्ट था नहीं वो इन्वेंट करो, या डेवलप करो, ठीक है ना, या ऑलरेडी है लेकिन उसको इम्प्रोवाइज करो। किसको सर, एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोसेस या एनी सर्विस। और ये बिजनेस जो होना चाहिए वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब आज आपने एक ब्रांच चालू किया है तो आपका आगे जाके और 10 ब्रांच खुले, ऐसा आपका बिजनेस होना चाहिए। या हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। ये डेफिनेशन हमने 54 जीबी में देख लिया था, अगर आपको याद है तो। एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए, अपने अमालगमेशन करके नहीं करना चाहिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपको लेना है, ठीक है ना। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना देंगे, ये पॉइंट याद रखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। 100% ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस फॉर 3 consecutive असेसमेंट ईयर आउट ऑफ फर्स्ट 7 ईयर। तो आपको 7 साल में, आने वाले 3 साल में जब भी आपको ऐसा लगेगा, तो 7 साल का, अब देखो ईयर 1 में तो ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं यूजुअली, ईयर 2 में भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है ना। हेलो, तुमको समझ रहा है मैंने क्या बोला? हाँ। हाँ, तो जब भी आपको प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा, पकड़ लो आपको ईयर 4 में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो ईयर 4, 5, 6 आपको ना ये तीनों एक लाइन में लेना पड़ेगा। तो 3 consecutive ईयर आउट ऑफ 7 ईयर्स, ऐसा इसका लैंग्वेज होता है। 7 साल के बाद सर अगर मैंने 6th ईयर में इसका बेनिफिट लेना चालू किया तो आपको ईयर 6 मिलेगा, ईयर 7 मिलेगा, ईयर 6, 7, 8। 8 नहीं मिलेगा। 8 नहीं मिलेगा ना, पहले 7 साल ही मिलता है ये डिडक्शन। हाँ। पहले 7 साल में कोई भी 3 साल, कोई भी 3 मतलब एक बार लेना चालू करोगे तो लाइन में 3, तो ईयर 1 में ही लिया तो 1, 2 और 3। हाँ, तो 1, 5 और 7 नहीं कर सकते आप, 1, 2, 3 करना पड़ेगा 3 लाइन में।
ठीक है, ऐसे मैंने बाकी बता दी, इतना जो काम का था मैंने बता दिया। बाकी सारे सेक्शन में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन काम का नहीं है, छोड़ दो। बहुत सारा डेटा होता है बाकी सारे सेक्शन में, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कहीं पे 100% है, कहीं पे 30% है, उसमें भी 25% वगैरह है, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। इंटरमीडिएट पे इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। आईबीए बता देता हूँ। आईबीए जो है वो है मैंने अभी तक कौन सा पढ़ा है आपको, 80 आईएससी पढ़ाया और 80 आईबीए पढ़ा रहा हूँ अलग से आपके मॉड्यूल में से। ये 2 सेक्शन मिनिमम पढ़ के चलो। आईबीए जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इम्प्रोवाइज करने के लिए आया है। रियल एस्टेट जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हम बोलते हैं ना, 35 एडी में आया था, आपको याद आ रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम? यस, हाँ, तो हम चाहते हैं कि ऐसे 100%। छोटे छोटे घर बनाए, अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट स्मार्ट घर बनाए, और हम जैसे एसएससीज को, हम जैसे इंडिविजुअल्स को कम प्राइस पे लॉन्च करके दे। तो ऐसे जो बिल्डर होते हैं उनको हम बेनिफिट देते हैं यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। देखो, बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट शैल फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। तो कौन से कंडीशन है? 31 जून 2016 से लेके 31 मार्च 20 तक ये होना चाहिए। द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। ये सब जाने दो। फिर वो बोलता है कि वो जो प्रोजेक्ट होना वो रेसिडेंशियल होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए? रेसिडेंशियल। तो ऊपर ना कमर्शियल मत बनाओ, रेसिडेंशियल होना चाहिए। लेकिन आपने कभी बिल्डिंग देखी होगी अभी नहीं बनती है तो ग्राउंड फ्लोर पे तो गाला ही बनता है ना यार, ग्राउंड फ्लोर तो कमर्शियल ही होता है। यस, रेसिडेंशियल फर्स्ट फ्लोर। दुकानें होती है। हाँ, तो पकड़ लो, अगर इस बिल्डिंग में अगर 100 घर बनते हैं, ठीक है ना, उन्होंने कैसे बोला है, देखो बोला है कि इस बिल्डिंग में अगर 100 घर बनते हैं साहब, इस बिल्डिंग में अगर 100 हाउसेस बनते हैं तो 3 ही मैक्सिमम गाला रखना, ठीक है ना, उससे ज्यादा मत रखना। वो देखो क्या बोलता है, द कारपेट एरिया ऑफ शॉप्स, कारपेट एरिया ऑफ शॉप्स and other commercial establishment included in a housing project does not exceed 3% of aggregate carpet area। तो ये बिल्डिंग का जो पूरा कारपेट एरिया है और शॉप का जो कारपेट एरिया है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिल्डिंग का कारपेट, नॉर्मल बिल्डिंग का कारपेट एरिया अगर 10,000 स्क्वायर फीट आया, 10,000 स्क्वायर फीट अगर आया तो 10,000 स्क्वायर फीट का 3% कितना होता है? 300। तो 300 स्क्वायर फीट का ही आपका शॉप हो सकता है या शॉप्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बराबर, हम लोग का 2250 स्क्वायर फीट का है शायद। तेरा क्या है? 2250 ऐसा ही मैंने सुना है। हाँ 2250 ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं अपना, जो अपने मुंबई में नॉर्मल छोटे मोटे दुकान होते हैं ना, वो 100 स्क्वायर फीट के, 150 स्क्वायर फीट के होते हैं, और पान पट्टी जो होती है वो 30-40 स्क्वायर फीट की होती है। आगे चलते हैं, उन्होंने कंडीशन देखो क्या बोला, और एक कंडीशन क्या बोला उन्होंने, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज होगा जहाँ पे लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, दिल्ली में भी उन्होंने वो सब, नोएडा वगैरह वो सब डिफाइन किया, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, होल मुंबई एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो यहाँ पे जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपके घर जो है ना वो छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे मतलब सर मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट, मतलब पहले तो पहले जमीन कितना, जमीन का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए? 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट नहीं, स्क्वायर मीटर, ओके। उसको ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर फीट बनता है, तो ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट की बात हो रही है यहाँ पे। एंड मैक्सिमम साइज कारपेट एरिया ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट, तो मैक्सिमम साइज कितना बता रहा है? 60 स्क्वायर मीटर। आप 10 से अगर अप्रोक्सीमेटली अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 स्क्वायर फीट होता है। जबकि अपने मुंबई के जो घर होते हैं वो कितने स्क्वायर फीट के होते हैं नॉर्मल, 1 रूम किचन वगैरह 1 BHK? कितने स्क्वायर फीट के घर होते हैं मुंबई में? जल्दी बोलो, तुम्हारा घर कितने स्क्वायर फीट का है? कितनी बाय कितने का होता है? 4। मेरा जो घर है भाईंदर में वो 250 स्क्वायर फीट का है, ठीक है ना। ओवरऑल एरिया जो है वो 250 स्क्वायर फीट का है। तो ये 600 की बात कर रहे हैं, 600 में अपने मुंबई में 2 BHK बैठ जाता है। स्मार्ट 2 BHK रहता है ना, वो आ जाता है 600 स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो बात हो रहा है छोटा सा घर। और मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो, वो ओपन एरिया, और ओपन एरिया कितना होना चाहिए और बिल्डिंग कितना एरिया की होना चाहिए, वो सब बात कर रहा है। ये याद रखो, ये 60 याद रखो, ये MCQ में आ सकता है। और अगर कोई दूसरा एरिया होगा तो उन्होंने, क्योंकि वहां पे जमीन बड़ी बड़ी अवेलेबल होती है मुंबई के बाहर, तो बड़ी जमीन है,
तो उन्होंने बोला बड़ी जमीन होगी तो बिल्डिंग छोटी करना और गार्डन थोड़ा बड़ा रखना, मतलब 20% ओपन एरिया रखना, ठीक है। और घर का जो एरिया उन्होंने वो बढ़ा दिया, क्योंकि मुंबई के बाहर जो घर होते हैं, सिटीज के बाहर घर होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो 900 स्क्वायर मीटर बना दिया। तो मुंबई के लिए 600, मुंबई के बाहर के लिए 900, ऐसा याद रखो। बाकी ये सेक्शन तो Yes. 30 मार्च पे डिलीट हो चुका है, तो इट इज द लास्ट ईयर ऑफ द सेक्शन, जाने दो। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम सच बिजनेस, तो 100% खाएंगे, ठीक है ना। ये ज्यादा ही मैंने पढ़ा दिया, जो नहीं पढ़ाना था वो भी बता दिया एक दो बात। कोई डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर एंड देन वी विल रिस्टार्ट। Yes, sir. We solve today and then we will ask. ओके, यू पीपल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस, जो भी करना है देख लो। ओके, बहुत सारी बातें हमने कर ली है सेक्शंस की। क्वेश्चंस है ना तुम्हारी बुक में? अच्छे खासे क्वेश्चन है, मतलब इतना प्रैक्टिस कर लोगे तभी भी बहुत हो जाएगा। ओके, चलो देन वी विल कंटिन्यू टुमारो देन। Okay, sir. Bhavani Bye. bhai. sir. Take care. बाय बाय बाय, टेक केयर यू टू, बाय Bye bye, sir. Bye, sir. Take care. यप थैंक यू, चलो बाय।